नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सौरमंडल और पृथ्वी का पार्ट 3 है तथा शी टेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 14 है। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है 21 जून को होता है। 21 जून को होता है। ऑप्शन है आपके ग्रीष्म अयनांत, दूसरा है शीत अयनांत, तीसरा है विषुव और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 21 जून को जो होता है उसे हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। आइए इसके डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे अयनांत दो होते हैं, अयनांत 21 जून और 22 दिसंबर। सबसे पहले देखते हैं अयनांत क्या होते हैं। तो सूर्य का पृथ्वी के कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधे या लंबवत चमकना ही क्या कहलाता है, अयनांत कहलाता है। अयनांत दो होते हैं, उत्तर में ग्रीष्म अयनांत और दक्षिण में शीत अयनांत। आइए उत्तर में ग्रीष्म अयनांत को देखते हैं। तो ये जो ग्रीष्म अयनांत होता है 21 जून को होता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है उस स्थिति को उत्तरीय ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। यह स्थिति 21 जून को होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। हालांकि यहाँ पे गलती हो गई है, सबसे छोटी रात होती है और सबसे लंबा दिन होता है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु भी होती है। अगला है दक्षिण में शीत अयनांत। जिस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है उस स्थिति को दक्षिण शीत अयनांत कहते हैं। यह स्थिति 22 दिसंबर को होती है। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना आदि देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं और ये लोग अपना क्रिसमस गर्मी के दिनों में मनाते हैं। ये लोग अपना क्रिसमस गर्मी के दिनों मनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जा चुका है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे लंबी रात होती है? तो आपने पता है कि जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन सबसे छोटी रात होगी, और जिस दिन सबसे बड़ी रात होगी उस दिन सबसे छोटा दिन होगा। तो जैसा आपने पता है यहाँ पे ऑप्शन दिया है 21 मार्च, दूसरा है 21 जून, तीसरा है 23 सितंबर और चौथा है 22 दिसंबर को। तो आपने पता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस दिन क्या होगा, सबसे छोटी रात होगी। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उस दिन क्या होगा, सबसे छोटी रात होगी। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रात भी होगा। तो वह कहाँ पे होगा? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, तो कितने को होगा आपको? 22 दिसंबर का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी, 22 दिसंबर। आइए यहाँ पे विषुव के बारे में देखते हैं। तो विषुव एक होता है 22 मार्च और एक होता है तीसरा 23 सितंबर। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव और दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुव होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत विषुव होता है। इन दोनों फैक्ट को अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नोट्स करने हो तो आप पॉइंट्स को नोट करते हुए भी चल सकते हैं। आगे आपका है 6 महीने का दिन और रात। तो जैसा आपको पता है कि जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है तब वहाँ पर 6 महीने तक का दिन रहता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक की रात रहती है, तथा जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकता है तब वहाँ 6 महीने का दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। तो एक बेसिक सीक्वेंस में कह सकते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विषुव वाले दिन क्या होता है। तो विषुव वाले दिन यहाँ पे लिखा है कि आपका रात लंबी और दिन छोटा होता है। दूसरा है दिन लंबा और रात छोटी होती है। तीसरा दिन लंबा और रातें भी लंबी होती है। और आपका चौथा है दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि विषुव दो होते हैं, एक आपका शरद विषुव और एक होता है आपका
वसंत विषुव। तो यहाँ पर विषुव वाले दिन क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है कि 22 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है और इस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होगा, डी, कि दिन और रात बराबर होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ होती है? ऑप्शन है ध्रुवों पर, दूसरा विषुवत रेखा पर, सी है कर्क रेखा पर, डी है मकर रेखा पर। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर, ये सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही होता है। अगला है, पृथ्वी का छोटा वास्तविक प्रतिरूप है। ऑप्शन है आपका विषुव, दूसरा है मानचित्र, तीसरा है ग्लोब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपने पता है कि पृथ्वी का वास्तविक और सबसे छोटा प्रतिरूप हमें किसे मानते हैं, ग्लोब को मानते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, ग्लोब। आपका अगला ऑप्शन है, दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? जो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? 1 किलोमीटर, दूसरा है 11 किलोमीटर, तीसरा है 111 किलोमीटर, चौथा है 1111 किलोमीटर। तो जैसा कि पता है आपको कि दो अक्षांश पृथ्वी पे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। तो दो अक्षांशों के बीच ये जो बीच की दूरी होती है, ये होती है 111 किलोमीटर की। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसे वह 111 किलोमीटर की होती है और इस दूरी को हम जोन के नाम से जानते हैं, जोन के नाम से जानते हैं। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है पृथ्वी पर? 181। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, सुमेलित करना है कि 0 डिग्री। तो 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, आपका भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड। तो आप नीचे दिए गए कूट को इसके अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगर रूस के लोग सीधे खड़े होंगे तो उनके सापेक्ष किस देश के लोग उल्टे खड़े होंगे? आपके ऑप्शन है, ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा आपने पता है यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा डी, ऑस्ट्रेलिया, कि उनके सापेक्ष उल्टे खड़े होंगे ऑस्ट्रेलिया के लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा मतलब जिसको हम लोग GMT, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरता है उसे ही हम लोग प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो यह पूछा हुआ है कि प्रमुख यामोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? आपके ऑप्शन है, ए लंदन, बी पेरिस, सी नई दिल्ली, डी न्यूयॉर्क। तो जैसा आपने पता है GMT जिसको हम लोग प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहा जाता है, यह आपके लंदन से होकर गुजरता है। तो सही ऑप्शन आपका होता है ए। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है, 8 मिनट 19 सेकेंड, बी है 5 मिनट 5 सेकेंड, सी है 3 मिनट 30 सेकेंड, डी है 1 मिनट 28 सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 90 सेकेंड लगते हैं। तो यहाँ पे 90 सेकेंड के आसपास जो ऑप्शन है वह डी है कि 1 मिनट 28 सेकेंड। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लेता है, या आपको कहीं पे 90 सेकेंड मिले तो वो भी आपका ऑप्शन सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस परत में नीफे पाया जाता है? आपका ऑप्शन है क्रोड, बी है मेटल, सी है परपटी, डी है सभी में। तो नीफे मतलब होता है NiFe। Ni का होता है निकिल और Fe का होता है लोहा। कि निकिल और लोहा किस परत में पाया जाता है उसे ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नीफे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि नीफे पृथ्वी के क्रोड भाग में पाया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका होता है ए। आइए इन तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वह 3 पार्टों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपरी पार्ट को भूपर्पटी या परपटी कहा जाता है, मिडिल वाले पार्ट को मेटल कहते हैं और तथा सबसे बीच में जो भाग होता है जो पृथ्वी के भूगर्भ में उसे हम क्रोड कहते हैं। आइए भूपर्पटी, तो यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत होती है। इसकी मोटाई महाद्वीपों में 35 किलोमीटर तथा समुद्र की सतह में 5 किलोमीटर होता है। महाद्वीपों की परपटी में सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहता है, Cl कहा जाता है। इसीलिए इसे सियाल या Cl कह सकते हो, Cl कहा जाता है। मतलब पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है।
और अगला अगला समुद्र की सतह की परपटी में सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा, सीमय कहा जाता है, सीमय कहा जाता है। तो आप सियाल और सीमा की जो हमारा नॉर्मल परत होता है उसे सियाल, और समुद्र के सतह में जो पाया जाता है उसे सीमय कहते हैं। और यह जो चट्टानें होती हैं किससे बनी होती हैं, आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। अगला है आपका मेटल। मेटल परपटी मतलब भूपर्पटी के नीचे वाली सतह मेटल कहलाती है। इसकी गहराई जो इसकी त्रिज्या है लगभग 2900 किलोमीटर है। यह सिलिकेट चट्टानों से बना होता है। इसकी सतह में मैग्मा पाया जाता है, लावा या मैग्मा पाया जाता है। इस सतह का तापमान और दाब में वृद्धि होती है, इस सतह में तापमान और दाब में वृद्धि होती रहती है। और सबसे लास्ट है क्रोट। यह पृथ्वी के सबसे अंदर की परत है। इसकी गहराई 3500 किलोमीटर है। इसमें लोहा जिसको हम लोग फेरस Fe कहते हैं तथा निकिल जिसको Ni जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। इसमें अत्यधिक दाब एवं ताप लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये रहे इनके बारे में कुछ जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की परत में सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए क्रूड, बी मेटल, सी परपटी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा मैंने बताया सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे जो तत्व पाए जाते हैं वो कहाँ पे, परपटी जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं उसी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन होता है सी, जिसको हम लोग Cl भी कहते हैं, Cl भी कहते हैं। और जहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाए उसे सीमा कहते हैं, जहाँ पे सिलिका और एल्यूमिना पाया जाए उसे Cl कहा जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होगा, सी परपटी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आपके ऑप्शन है आग्नेय, बी है अवसादी, सी है कायांतरित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आपने पता है आग्नेय चट्टान को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आइए चट्टानों के बारे में एक नजर डालते हैं। आप देखते हैं शैल या चट्टान पृथ्वी की सतह चट्टानों से बनी होती है। चट्टानें खनिज से बनी होती हैं। चट्टानें ठोस और अलग अलग रंग, रूप एवं आकार की होती हैं। चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित। आइए आग्नेय या प्राथमिक चट्टान के बारे में देखते हैं। इसका निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इनमें परतें एवं जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बाकी के 2 चट्टानों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। उदाहरण के लिए प्राथमिक चट्टान कौन कौन है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट और मैग्नेटाइट। आपका अगला है अवसादी चट्टान। जब आग्नेय चट्टानें चटकर, टूटकर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर और हवा, जल आदि के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचकर जमा हो जाती हैं, तब अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चाक, डोलेमाइट आदि क्या है, आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अगला है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जब ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के रूप और संगठन में परिवर्तन होता है, तब इसे हम क्या, कायांतरित या चट्टान कहते हैं। ये कठोर होते हैं और इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, मतलब केवल एक चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है जो है आपका अवसादी चट्टान। तो आइए देखते हैं आग्नेय चट्टान का रूपांतरण किसमें होता है। तो आग्नेय चट्टान का रूपांतरण जो होता है वह ग्रेनाइट का नीस और बेसाल्ट का शिस्ट में होता है। और अवसादी चट्टान का जो होता है सेल किसमें बदल जाते हैं, स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, बलुआ पत्थर क्वार्टज में और कोयला ग्रेफाइट और हीरा में परिवर्तित होता है। तो अगला क्वेश्चन आपका कि किन चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। किन चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है आग्नेय, बी है अवसादी, सी है कायांतरित, डी है सभी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अवसादी चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन आपका होता है बी। आपका अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। चट्टान है और उनका रूपांतरित रूप क्या होगा। तो ए सेल है, सेल का रूपांतरित रूप होता है स्लेट। चूना पत्थर का रूपांतरित होता है संगमरमर। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप होता है नीस तथा बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप होता है क्वार्टज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड,
सी का थर्ड और डी का फोर्थ सही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने कूट को मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मानचित्रों का समूह क्या कहलाता है। मानचित्रों का समूह क्या कहलाता है। ए है एटलस, बी है ग्लोब, सी है ब्रह्मांड, डी है अंतरिक्ष। डी आपका आता है अंतरिक्ष। तो आपने जैसा पता है कि मानचित्रों का समूह एटलस कहलाता है, मानचित्रों का समूह एटलस कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए कि मानचित्रों के समूह को हम एटलस कहते हैं। अगला आपका है जिन मानचित्रों के द्वारा कुछ विशेष जानकारियां मिलती है उन्हें कहते हैं। आपके ऑप्शन है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनैतिक मानचित्र, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपके सही ऑप्शन होता है थीमेटिक मानचित्र। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है थीमेटिक मानचित्र। तो आइए एक बार मानचित्र के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि आप जो है मानचित्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र जिन मानचित्रों के द्वारा हम पर्वत, पठार, मैदान, जलाशय, पर्वत, पठार, मैदान, जलाशय आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं या दर्शाते हैं उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा होता है राजनैतिक मानचित्र। यह मानचित्र विश्व के देशों एवं उनकी सीमाओं, देशों और राज्यों, नगरों एवं गांवों की सीमाओं को दर्शाता है जिसे हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र इस मानचित्र के द्वारा कुछ विशेष जानकारियां जैसे वर्षा क्षेत्र, वनस्पति क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सड़कों एवं रेल मार्ग को दर्शाया जाता है। तो इसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्र तीन प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक, राजनैतिक और थीमेटिक। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर अच्छे से मानचित्र के बारे में समझे होंगे। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही होता है सी थीमेटिक मानचित्र। आपका अगला क्वेश्चन है मानचित्र के प्रमुख घटक कौन से हैं। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक, चौथा है सभी। तो जब आप मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं तो मानचित्र के तीन प्रमुख घटक आते हैं, पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर मानचित्र के तीनों घटक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या होता है डी। क्योंकि किसी भी मानचित्र को आप दर्शाते हैं तो वहाँ पर पैमाना, दूरी मतलब क्या होता है पैमाना, तो आपको पैमाना पता होना चाहिए कि आप 1 सेंटीमीटर में कितनी चीज़ों को दर्शा रहे हो। और यहाँ पर दूरी के हिसाब से मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक आपका छोटे पैमाने वाला मानचित्र और दूसरा बड़े पैमाने वाला मानचित्र। छोटे पैमाने वाले मानचित्र में हम क्या दिखाते हैं, बड़े बड़े देशों को या विश्व को दर्शाते हैं, और बड़े पैमाने वाले मानचित्र पे हम छोटी दूरियों को जैसे कि शहर या गांव को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक जानकारी हमें छोटे पैमाने वाले मानचित्र से मिलती है या बड़े पैमाने वाले मानचित्र से। तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र से, यहाँ पे जैसे कि आपको पता होना चाहिए बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। दूसरा होता है दिशा, कि यदि आप मानचित्र बना रहे हो तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में क्या चीज़ें स्थित हैं और उसके अकॉर्डिंग हम मानचित्र को बनाएं। और आपने पता होना चाहिए कि कोई भी हम मैप खरीदते हैं तो मैप के आप देखेंगे राइट साइड में, दाहिने साइड में ऊपर की ओर एक एरो लगा होता है जो हमेशा उत्तर की ओर इंडिकेट करता है, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे होता है कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे कि टेम्पल का आपने देखा होगा यहाँ फ्लैग, उसके बाद चर्च का, स्कूल का, इनका एक सिंबल होता है जिसके द्वारा हम चीज़ों को पहचान पाते हैं। तो ये तीन प्रमुख घटक हैं मानचित्र के। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होना है डी, कि सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर तीर के निशान के साथ कौन सी दिशा दर्शाई जाती है। पहला है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूर्व और चौथा है पश्चिम। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि आपके पास यदि मानचित्र होगा तो मानचित्र के टॉप साइड में ऊपर देखेंगे, टॉप राइट साइड में ऊपर, दाहिने साइड में देखेंगे तो आपका एक एरो बना होता है और जिसका मुंह हमेशा उत्तर की ओर होता है। तो मानचित्र पर तीर के निशान कौन सी दिशा को दर्शाती है, तो उत्तर दिशा को दर्शाती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका पहला है बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है, बिल्कुल सत्य है जैसा कि मैंने बताया। दूसरा है मानचित्र पर उत्तर दिशा के बाईं
तरफ पूर्व दिशा होती है। तो जैसे यहाँ पे मानचित्र की हम बात कर रहे हैं, आप मानचित्र को यदि देखते हो तो ये आपका होता है उत्तर, और उत्तर का बायां आएगा आपका इधर, उत्तर का बायां आता है इधर। तो आप मानचित्र में देखते हैं ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, और आपके राइट साइड में होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि उत्तर के बाईं तरफ, मतलब आपके वेस्ट के, मतलब उत्तर के बाईं तरफ पूर्व दिशा होता है। तो जैसा आप देख रहे हो उत्तर के बाईं तरफ कौन सा दिशा होता है, पश्चिम। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है। तीसरा यहाँ पे कहा गया है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है, बिल्कुल सही है। और चौथा है आपका कि जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है उसे ऋण प्रतीक चिन्ह कहते हैं, ये भी आपका सही है। जैसे कि मैंने बताया कि यदि आप टेम्पल को देखेंगे तो टेम्पल का कुछ इस प्रकार से सिंबल आपके मानचित्र में, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जिन आप रेलवे ट्रैक को देखोगे तो इस प्रकार से रेलवे ट्रैक बनाया होता है, तो इन्हें हम एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है कि इसको हम रेलवे ट्रैक, इसको हम क्या करेंगे, टेम्पल कहेंगे, और इन्हें हम क्या कहते हैं, ऋण प्रतीक चिन्ह कहते हैं। तो आपका चौथा वाला भी ऑप्शन सही होता है। तो आपने देखा आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो कूट के हिसाब से आप देखते हो कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, पहला, तीसरा और चौथा। तो आज के लिए इतना ही। आपका अगला अध्याय होगा चैप्टर 14, आपका अगला अध्याय होगा चैप्टर 14 सौरमंडल और पृथ्वी का पार्ट 4, जो कि 48 घंटों के अंदर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।